नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। बिना मिट्टी के सब्जियों को उगाने की तकनीक। हरी खाद को उगाकर खेत में मिलाएं, खेत की उपज क्षमता बढ़ाएं। मिट्टी की लगातार गिरती गुणवत्ता और उससे जनित रोगों को देखते हुए पिछले कुछ सालों में भारत में खेती की नई नई तकनीकें सामने आई हैं, जिनमें बिना मिट्टी के विभिन्न फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इसे हम हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के नाम से जानते हैं। तो इस तकनीक के क्या क्या फायदे हैं और किसान इसके माध्यम से खेती कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि अभियंता विकास कुमार सिंह। इसमें क्या करते हैं हम, सॉइललेस कल्टीवेशन इसको बोलते हैं, बिना मिट्टी की खेती। यानी कि इसमें आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है सबस्ट्रेट कल्चर। सबस्ट्रेट कल्चर में हम आपका जो कुछ सॉइललेस सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे कि आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, कोकोपीट हो गया, परलाइट हो गया, जियोलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम यूज करके एक फिक्स मात्रा में यूज करते हैं और उसको उपयोग करके हम खेती उसमें करते हैं, क्रॉप लगाते हैं। तो एक तो आपका ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया कि हाइड्रोपोनिक्स। ये खेती का अभी सबसे एडवांस तरीका माना जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसमें कि आपका सिर्फ मिट्टी बिल्कुल नहीं यूज करते हैं हम आपका पानी यूज कर सकते हैं। पानी में ही आपका एक सिस्टम इस तरह से होता है कि हमारा जो क्रॉप है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो प्लांट्स को हम सिर्फ पानी में, उसकी जड़ें सिर्फ पानी में डूबी हुई रहती हैं और पानी में ही हम आपका जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे आपका वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये सारे जो उर्वरक हैं, ये पानी में ही घोल के, और वो पानी लगातार मूव करता रहता है और वो सर्कुलेट होता है। वो पानी वही घूम करके आता है, फिर वो फिल्टर करके हम उसको फिर से उसमें न्यूट्रिशन घोल करके और फिर से वो हम जो आपका प्लांट सिस्टम है उसमें उसको फ्लो कराते हैं। तो इसमें आपका एक तो पानी का जितना आपका ट्रेडिशनल माध्यम से पानी की जितनी खपत होती है, उसका 10 से 15% पानी में ही सिर्फ हम ये खेती कर लेते हैं। इसमें आपका नाइट्रोजन भी, आपका जो जितना भी आपका उर्वरक है वो भी वेस्ट नहीं होता है। पानी की भी इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती है। इजराइल, जापान, चीन और अमेरिका आदि देशों के बाद अब भारत में भी यह तकनीक दस्तक दे चुकी है। इसकी सफलता को देखते किसानों के बीच इस तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इस तकनीक से खीरा, टमाटर, पालक, गोभी, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों को उगा सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने में मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। इसे केवल पानी में या लकड़ी का बुरादा, बालू अथवा कंकड़ों को पानी में डाला जाता है। उसके बाद अन्य इंतजाम करने होते हैं। सामान्यतया पेड़ पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व जमीन से लेते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स तकनीक में पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए पौधों में एक विशेष प्रकार का घोल डाला जाता है। अगर हाइड्रोपोनिक्स की, जहाँ मैंने आपको बताया किसान भाइयों कि हाइड्रोपोनिक्स किस तरह, मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह से हाइड्रोपोनिक का ये एक सिस्टमेटिक मॉडल है, जिसमें यहाँ पर एक टैंक होता है और एक ट्रे होती है जिसमें कि प्लांट्स जो है फिक्स किए हुए रहते हैं। और ये जो आप पॉट दिख रहे हैं, इनमें मिट्टी नहीं होती है, ये सिर्फ ट्रफ होता है जिसमें कि प्लांट्स को फिक्स किया हुआ रहता है। और नीचे में ये जो आपका पानी है, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स भी घुला हुआ है और वो एक पंप के माध्यम से यहाँ जाकर के ऊपर में छोड़ा जाता है और ये फ्लो करता रहता है। तो इसकी जो रूट्स होते हैं वो यहाँ पानी में सिर्फ डिप हुए रहते हैं और यहीं से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स आपका एब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये पानी भी आपका सर्कुलेट होता रहता है। यही पानी हम फिर से इसको फिल्टर करके यूज करते रहते हैं, जिससे कि आपका पानी की खपत भी
जो ट्रेडिशनल माध्यम से है उसका मात्र 10 से 15% पानी की खपत होती है और फर्टिलाइज़र भी आपका करीब 25 से 30% ही फर्टिलाइज़र की खर्चा लगता है। इस तरह से आपका जो लागत है खेती का वो भी कम हो जाता है। किसान भाइयों, जहाँ तक इसके खर्च की हम बात करें तो इसमें आपका अगर आप अपने पर्सनल लेवल के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आम ना लोग हैं, वो भी इसको कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया, तो अगर वो लोग इसको यूज करते हैं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम या आपका सबस्ट्रेट कल्चर यूज करते हैं अपने पर्सनल लेवल के लिए, तो इसमें आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आता है छोटे लेवल पे करने के लिए। इसमें आपका एक प्लांट का ट्रे सिस्टम आता है, वो चाहिए, और कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और एक पंप छोटा चाहिए जो कि वाटर को सर्कुलेट करे। तो आपका 25,000 30,000 इससे ज़्यादा खर्च इसमें नहीं पड़ता है पर्सनल लेवल के लिए। 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए इसका जो खर्च आता है करीब आपका 70 से 80 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये तक इसका खर्च पड़ता है 100 से 150 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए, जिसमें आपका जो रिटर्न आता है वो पूरे साल, अगर इसका आप 3 क्रॉप इसमें आप ले सकते हैं, 2 से 3 क्रॉप इसमें ले सकते हैं पूरे साल में, वो आपका रिटर्न आपका 1.5 से 2 लाख रुपए तक उतने एरिया से आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये है कि थोड़ा सा इसको आपको प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि किस तरह से आपका जो पानी फ्लो कर रहा है, तो उसका आपका पीएच और ईसी, 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच और ईसी आपके पानी का मेंटेन रहे। बाकी आपको किसी तरह की बीमारी और ये सब बहुत ही कम आती है, क्योंकि ये इंडोर सिस्टम में होता है, पूरा आपका पूरा प्लांट जो इंडोर सिस्टम में रहेगा, जिस वजह से बीमारियां और रोग बहुत कम इसमें लगने के चांसेस होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के तकनीक के कई लाभ हैं, जैसे इस तकनीक से बेहद कम खर्च में पौधे और फसलें उगाई जा सकती हैं। एक अनुमान के अनुसार 5 से 8 इंच ऊंचाई वाले पौधों के लिए प्रति वर्ष 1 रुपए से भी कम खर्च आता है। इस तकनीक में पौधों को आवश्यक पोषक तत्व काफी कम मात्रा में लगते हैं। परंपरागत बागवानी की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से बागवानी करने पर पानी का 20% भाग ही पर्याप्त होता है। यदि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कई तरह की साग सब्जियां बड़े पैमाने पर अपने घरों और बड़ी बड़ी इमारतों में ही उगाई जा सकेंगी। इस विधि से पैदा किए गए पौधों और फसलों का मिट्टी और जमीन से कोई संबंध नहीं होता, इसलिए इनमें बीमारियां कम होती हैं और इसलिए इनके उत्पादन में कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। इस तकनीक से उगाई गई सब्जियां और पौधे अधिक पौष्टिक होते हैं। इस विधि से उगाई गई फसलें और पौधे आधे समय में ही तैयार हो जाते हैं। जमीन में उगाए जाने वाले पौधों की अपेक्षा इस तकनीक में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आज जिस तरह से जमीन का उपयोग खेती के लिए हो रहा है और उसमें भी रसायनों का उपयोग काफी बढ़ा है, इस दशा में मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर किसान इस मौसम में हरी खादों को उगाकर खेत में मिला दें तो खेत की मिट्टी में काफी सुधार संभव है। तो इसके लिए किसान किन किन फसलों की खेती करें, इस बारे में बता रहे हैं जिला मधुबनी के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर डॉक्टर S.A. रब्बानी।
हरी खाद है क्या? हरी खाद जो है कि कुछ जो हमारे जो लहनी फसल है जिसका हमने बताया, उसको हम लोग जो है खेतों में लगा के इसको फिर हम खेत में ही जो है जब कुछ बड़ा हो जाता है तो हम उसको खेत में ही पलट देते हैं और उससे जो खाद तैयार होता है उसको हम हरी खाद कहते हैं। किसान भाई हरी खाद के लिए हम लोग कुछ प्रमुख जो है दलहनी फसल जो है उसको ही उपयोग करते हैं। उसमें खास करके जो है आपको सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया और कुछ जो है हम लोग जो है मूंग और उड़द का भी उपयोग करते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं कि जो सनई का जो बात किया तो सनई उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर वर्षा जो है अधिक होती है, जहाँ पानी का अभाव नहीं होता है, तो वहाँ पर हम सनई का उपयोग करते हैं हरी खाद के रूप में। लेकिन ढैंचा जो है जहाँ पर हमारी वर्षा कम होती है, जहाँ हमारा सूखा का प्रकोप होता है, वहाँ पर जो अगर हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं तो हम जो है ढैंचा को लगा के हम हरी खाद तैयार करते हैं। और वैसे ग्वार जो है, ग्वार का जो हम लोग जो है जैसे बलुई भूमि में जो है हम लोग जहाँ उपयोग होता है, जहाँ बलुई भूमि हो वहाँ ग्वार लगा के भी हम लोग हरी खाद तैयार करते हैं। लोबिया के लिए अक्सर देखा गया है कि जहाँ का खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होती है वहाँ आप लोबिया लगाएं। खेत के एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2। सनई के लिए उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढैंचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। और मूंग और उड़द जो है ये आपको ग्रीष्मकालीन जो आपका फसल है जो कि हम गर्मा फसल में भी उपयोग करते हैं। तो इसका हम जो है मार्च अप्रैल में जो है मार्च में हम बुआई कर देते हैं और एक फली तोड़ने के बाद हम इसको पूरे पौधा को जो है हम इसको खेत में गजार देते हैं या उसको मिट्टी पलटने वाले हल से जो है मिट्टी में मिला देते हैं तो भी हरी खाद का काम करता है। और इस ढैंचा जो है उसको लगाने के लिए हम लोग जो है प्रति हेक्टेयर जो है आपको 20 से 25 केजी बीज की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जब जैसे ही हमारा जो गेहूं का भी कटाई हो जाएगा तो इसको अप्रैल महीना में आप इसको जो छिटकवा विधि से खेत में हल्की जुताई करके इसको डाल दें। और इसमें अगर अक्सर जो है जहां पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें कोई भी संस्क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो है आप 40 से 50 दिन के अंदर का जो ढैंचा का जो पौधा होता है इसको ही हम खेत में जो है पलट देते हैं। तो इसमें काफ़ी मात्रा में 1 हेक्टेयर अगर आप ढैंचा लगाते हैं तो इसमें कम से कम 25 से 30 टन जो है आपको जो हरी खाद मिलता है। और उस हरी खाद से जो हमारा जो है जो रासायनिक उर्वरक जिसको हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहते हैं तो वो भी हमको प्राप्त होता है। उसके साथ साथ और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इसमें विद्वान रहता है जो हमको मिट्टी में मिलता है। जहाँ तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान के रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। अब ढैंचा या हरी खाद से फायदा क्या है? देखिए किसान भाई, हरी खाद जो है आज के युग में जो है, पहले तो हमारे किसान भाई पूर्वज में भी उसको बहुत तहत रूप से लगाते थे, बीच में इसकी प्रचलन कम हो गई थी। लेकिन सरकार, बिहार सरकार की तरफ से जो है हरी खाद योजना, जो हरी चादर योजना के तहत जो हम लोग ने सब्सिडी पे भी मूंग ढैंचा का दिया गया था और इससे काफ़ी लोग जो है फिर लगाने शुरू कर दिए। तीसरा फायदा क्या है कि जब आप जो है जिस खेत में आप हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं ढैंचा को,
तो उस खेत में जो है खरपतवार की समस्या और रोग और व्याधि की समस्या का बहुत हद तक जो है निदान हो जाता है। उसमें कोई भी किसी प्रकार की खरपतवार जो आगामी नहीं उग पाता, क्योंकि वो सब सप्रेस्ड हो जाता है और वो उसमें ख़त्म हो जाता है। और उसमें जो है आपको जो है कीट और व्याधि का भी प्रकोप उस खेत में बहुत कम होता है। चौथा फायदा है कि जो खेत हमारा जो जितने भी हमने असंतुलित रसायन का प्रयोग किया है, जैसे यूरिया, DAP, पोटास और अन्य भी रसायन का जो प्रयोग, उसका दुष्प्रभाव हमारे भूमि में पड़ता है, जिससे या तो हमारे भूमि अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में भी जो हम अगर हमारी खाद ढांचा को जो हम अगर लगाते हैं तो ये भूमि अम्लीय है तो उसको आप न्यूट्रल बना देता है, जो क्षारीय उसको भी अपने जिसका pH मान को जो है ये न्यूट्रल कर देता है, 6.5 तक ये ला देता है या जैसा बना देता है, जिसमें आप जो भूमि में आप आसानी से कोई भी फसल जो है उसको आप उगा सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के किसान बड़ी मेहनत करके अन्न तो उपजा लेते हैं, लेकिन कई बार मंडी में सही भाव नहीं मिलने के कारण या किसी अन्य वजह से अनाज को बाजार में नहीं बेच पाते। इसलिए वे अनाज का भंडारण करते हैं, लेकिन इसमें भी कई बार कीट और रोगों के कारण अनाज खराब हो जाता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान इस समस्या से बचने के लिए भंडारण किस तरह से करें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परवेज आलम से। किसान भाई नमस्कार, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। और ये जो समय चल रहा है, इस समय हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने खेतों में जो फसल लगाए हैं उसकी कटाई करके और उसके मड़ाई इत्यादि में आप जुटे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद जो समय आता है वो होता है भंडारण का, क्योंकि जो आप अपनी मेहनत से जो अपने फसल को अपने खेतों में उगाया है वो तो आप अपने जीवन यापन के लिए अपने पास रखते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको आप आने वाले समय के लिए बचा के रखते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भी आपने फसल उगाया है खेतों से उसका भंडारण सही तरीके से करें। देश के कुल उत्पादित खाद्यान्नों का 72.5% भंडारण किसानों के घरों में पुरानी एवं परंपरागत विधाओं से अनाज भंडारण किया जाता है, जबकि 27.5% सरकार वैज्ञानिक भंडारण भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से करती है। फसलों की कटाई के बाद अनाज को विभिन्न स्तरों पर क्षति होती है। भौतिक रूप से अधिक ताप या नमी से अनाज को नुकसान होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता में कमी आती है। तो आज मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि कैसे सुरक्षित भंडारण करें कि ताकि आपका जो फसल है वो बहुत दिन तक सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप मड़ाई करते हैं तो दानों को क्या करें कि कम से कम 4 से 5 दिन तक सन ड्राइंग करें, यानी सूरज की रोशनी में, सूरज की गर्मी में, धूप में उसको सुखाएं और इतना देर तक उसको सुखाएं कि वो पूरी तरह से उसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल निकल जाए, उसमें जो नमी है वो बिल्कुल निकल जाए। आप किसी भी दाने को लेके अपने दांतों के बीच में दबाएं। अगर कट की ध्वनि आती है तो आप समझ लें कि अब आपका जो ग्रेन्स हैं, जो भी खाद्यान्न है वो
सूख के तैयार हो गया है। अब आप इसका सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें, भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए। यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। जहाँ भी भंडारण करना है, आप पहले तो उस जगह को अच्छी तरह से साफ सुथरा करें। अगर वो कच्चा कंस्ट्रक्शन है मान लीजिए, तो उसको क्या करें कि पहले गोबर से उसको अच्छी तरह से लेप लगाएं उसका, और उसके बाद उसमें नीम की लकड़ियाँ, सूखी हुई नीम की लकड़ियों को ले करके उसमें जला करके उस जगह पर धुआं करें। धुआं करने का मतलब ये होता है कि जो उससे धुआं करेंगे तो जितने भी विषैले जीवाणु होंगे वो सब उसके प्रभाव में आकर के मर जाएंगे। तो इस तरह से आप उस जगह को पहले तैयार करें जहाँ पे आपको भंडारण करना है। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से अधिक नमी होनी चाहिए। किसी भी खाद्यान्न को आप उस जगह पर सुरक्षित आप रखें, लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि उसमें रखने के पहले उसमें 2-3 चीज़ें, जैसे नीम की पत्ती है, इसको आप पहले खूब अच्छे तरह से सुखा लें और दानों में, खाद्यान्न में मिला करके तब उस जगह पर भरें जहाँ पे आपको स्टोर करना है। इससे क्या फ़ायदा है? इससे ये फ़ायदा है कि पत्ती के साथ जब आप दानों को मिलाएंगे तो बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े जो संभावना है कि अंदर में पनप सकते हैं, वो नहीं पनपेंगे और वो आपके खाद्यान्न को सुरक्षित रखेंगे। और भरने के बाद तब उसको पूरी तरह से एयर टाइट करें, यानी बंद करें। बंद करने का मतलब है कि उसमें ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि न बाहर की हवा अंदर जा सके, न अंदर की हवा बाहर आ सके। तो जैसे ही नमी जब खाद्यान्न में आने लगेगी तो उसके साथ कीड़े पनपना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें कि ज़मीन से वो ऊपर रहे। और इसमें क्या है कि किसान भाई को हमेशा देखना पड़ेगा कि हमारा जो खाद्यान्न हम रखे हैं वो सुरक्षित है कि नहीं। इसका हर महीने में एक बार आप उसका निरीक्षण जरूर करते रहें कि आपका खाद्यान्न सुरक्षित है। अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नगड़ी, जिला रांची के कृषक नीरज कुमार ने। आप टमाटर में फलछेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो नीरज कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, टमाटर एक खास सब्जी है जिसे साल भर उगाया जाता है। टमाटर की फसल में कीटों व रोगों से किसानों को काफी नुकसान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं टमाटर की फसल में लगने वाले फल भेदक कीट के बारे में। इस कीट का आकार वयस्क, मध्यम व पीले भूरे रंग का होता है। इसके अगले पंखों पर भूरे रंग की कई धारियां होती हैं। इस कीट की मादा पत्तियों की निचली सतह पर हल्के पीले रंग के खरबूजे जैसी धारियों वाले अंडे देती है। एक मादा अपने जीवन काल में करीब 500 से लेकर 1000 तक अंडे देती है। इस कीट के अंडों से निकलने वाली सूडियां सबसे पहले टमाटर के पौधों की कोमल पत्तियों, तनों व फूलों को खाती हैं, जिसकी वजह से पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फसल कमजोर हो जाती है। बाद में यही सूडियां कच्चे पके टमाटर के फलों में छेद करके उनके अंदर का गूदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं। कीड़ों के मलमूत्र के कारण टमाटर में सड़न शुरू हो जाती है। इस कीट के असर से करीब 50% फसल खराब हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए
सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। इसके अलावा 1 किलोग्राम BT का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18bihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।